कल हमने स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप करके बता दें। आरती जी बता दें, यस। क्योंकि सभी के वीडियो ऑफ हो जाते हैं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये मालूम कैसा लगता है, जैसे वो कॉलेजेस में होता है ना, वन साइडेड अफेयर। बस ऐसा लगता है कि मैं बोले जा रही हूँ, बाकी कोई किसी को मतलब नहीं। तो प्लीज जो रख सकते हैं वो वीडियो ऑन रखें, तो आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे मैं समझ पाती हूँ कि क्या चीज आप लोगों को समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ओके, सो स्क्रीन सभी को विजिबल है। कल हमने जो लास्ट किया था वो मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। तो ये वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कल मेरा जो ग्रैंडसन है उसने थर्ड क्लास में एक प्रेजेंटेशन बनाया था, वो मुझे अचानक मिल गया। तो मुझे लगा उससे आपको समझा दूं एक बार, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उसका प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को एक बार और बता रही हूँ, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग क्या है। कल हमने कुछ साउंड वेव्स पढ़ी थी, तो उसमें जो एक लिमिट मिल रही है वो मैक्सिमम 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेकर 343 मीटर किलोमीटर पर सेकंड तक का हमको नेट पर मिल रहा है ना। और इसकी जो हार्ट्स में यदि हम देखें तो इसकी क्या होती है, 20 से 20,000 हार्ट्स के रूप में दिया जाता है। और जो एवरेज एक एडल्ट पर्सन की कैपेसिटी होती है वो 15 टू 70 हार्ट्स के बीच में होती है। और अगर हम इसको डेसिमल में लें तो 70 से 85 डेसिमल तक सुनने की कैपेसिटी होती है। और जो इस साउंड से ऊपर हो जाता है और हम उन्हें नहीं सुन पाते हैं, उनको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। और जो इस मतलब 70 डेसिमल से जो कम हो जाता है, उन्हें भी हम नहीं सुन पाते हैं, उनको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। तो ये दो तरह की वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड, जो हमारी हेयरिंग कैपेसिटी के बाहर होती हैं, जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। अब हम इसके सुनने की प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले तो पहला काम कौन करता है, पिन्ना, जो हमारा आउटर ईयर होता है। तो जैसे ही कान को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आउटर, मिडिल और इनर, तो ये तीनों पार्ट मिलके हेयरिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब जैसे ही कोई एक साउंड होता है और वो जो पिन्ना पोर्शन होता है उस तक जाता है ये साउंड, ये पिन्ना इस साउंड को कलेक्ट करता है। और फिर ये साउंड कहाँ जाता है, ये जो ईयर कैनाल से होते हुए ये एरोड्रम से टकराता है। और ये एरोड्रम में इस तरह से एक वाइब्रेशन होना शुरू होता है। जब एरोड्रम में ये वाइब्रेशन शुरू होता है तो इससे जुड़ी हुई सबसे पहले जो मेलिस बोन होती है उसमें वाइब्रेशन शुरू होता है। मेलिस बोन का वाइब्रेशन इसकी दूसरी बोन जो होती मिडिल ईयर की, जिसको इनकस बोलते हैं, वो वाइब्रेट होनी शुरू होती है। और उसके कारण थर्ड बोन जो इसकी होती है, जिसको स्टेपीज बोलते हैं, इसमें मूवमेंट शुरू होता है। और जो ये मूवमेंट सबसे पहले किसमें हुआ, मेलियस, मेलियस से ये आगे जाता है इनकस, और इनकस से आगे जाता है ये स्टेपीज। ये तीनों बोन मिडिल ईयर की होती हैं। और इसके बाद ये जाता है इनर ईयर में। इनर ईयर में ये कहाँ जाता है, सबसे पहले ये वेस्टिब्यूल पर, वेस्टिब्यूल से और आगे बढ़ता हुआ, और इनर ईयर का जो लास्ट पोर्शन होता है कोकली, वहां से ये ऑडिटरी नर्व के द्वारा जाता है ब्रेन में। और ब्रेन में जब जाता है टेम्पोरल लोब में, तो वहां पर इसका एनालिसिस होता है और इसको मीनिंग दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म है। बैलेंस हम पढ़ चुके थे। अब आज हमको देखना है आईज। तो आंखें, जैसे सभी को मालूम है कि आंखों से हम क्या करते हैं, दृष्टि का ज्ञान करते हैं। किसी चीज को देखने का जरिया, समझने का जरिया हमारी दृष्टि ही होती है। तो ये हमारा जो साइट है या व्यू विजन है, इस पर हम सबसे अधिक डिपेंडेंट है। जितने भी सेंस ऑर्गन है हमारे, बाकी के जो 4 सेंस ऑर्गन हैं,
उसमें सबसे अधिक डिपेंडेंट हम किस पे होते हैं? आँख पे होते हैं। और जो ये विज़न होता है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। इसमें लाइट और जो भी ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का एक समन्वय होता है और उसके कारण हमारी आँखों पर एक इमेज बनती है। और उस इमेज को ब्रेन एक नाम देता है या एनालिसिस करता है कि वो किस चीज़ की इमेज है। और इस तरह से हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आईज़ होती कहाँ हैं? तो अगर हम एक स्कल देखें, तो इसमें ये जो 2 होल्स होते हैं, ये होल्स आपको दिख रहे हैं, इनको ऑर्बिट कैविटी बोलते हैं। ये ऑर्बिट कैविटी ये लगभग गोल होती हैं और लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर की होती हैं। और इनको हम आई बॉल भी कहते हैं। तो ये जो ऑर्बिट कैविटी है, इसमें आई बॉल पाया जाता है। आई बॉल को आगे हम और बताएँगे, लेकिन ये आई बॉल जो होता है, ये लगभग कोन शेप्ड का होता है, ये बहुत गोल नहीं होता है। और इसमें आई बॉल में ही पूरा जितना भी एनाटॉमी होती है, इस आँख की, वो रहती है। आई बॉल का जो ऊपरी स्पेस है, वो फ्रंटल ये जो फ्रंटल बोन है, इससे आई बॉल का ऊपरी स्पेस बनता है। इसका जो मैक्सिला है, ये मैक्सिला बोन से इसका नीचे का स्पेस बनता है। और जो लेटरल होते हैं, बोन होते हैं, उनसे इसके लेटरल साइड बनते हैं। तो ये जो लेटरल साइड होते हैं, ये स्फिनाइड बोन से बनते हैं। ये दोनों एक साइड इसका स्फिनाइट बोन से बनता है और जो साइड नाक के पास होता है, वो बनता है लैक्राइमल, मैक्सिला और इथमाइड। तो इस तरह से ये 4 बोन्स मिलके इसका लेटरल साइड बनाते हैं। और इस पूरे ये जो ऑर्बिट होता है, इस ऑप्टिकल ऑर्बिट में आईबॉल पूरी तरह सेफली रहता है। तो अब इस तरह हम देखते हैं कि ये जो आई बॉल है या जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है, ये मोस्टली पहले थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं आउटर जो स्ट्रक्चर होता है आई का, आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऑर्बिट में हो गई, अब इसके ऊपर आईलिड्स होते हैं, अंदर ये हमारा 3 पोर्शन होते हैं आँख के, एक तो होता है व्हाइट वाला पोर्शन, एक होता है कि थोड़ा-सा कम डार्क होता है और एक पूरा सेंटर में होता है जो एकदम डार्क होता है। ये आई बॉल के 3 पोर्शन होते हैं। तो ये जो सबसे बाहर व्हाइट वाला होता है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। इसके बाद में जो बीच का एकदम डार्क पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। और इन दोनों के बीच जो एक थोड़ा कम डार्क होता है, जो बहुत से लोगों में अलग-अलग कलर का पाया जाता है, इवन ये ब्लू ग्रीन भी पाया जाता है, इसको हम कहते हैं आइरिस। तो इस तरह ये आँख का एक बाहरी स्ट्रक्चर है। और अब इसका हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखेंगे, तो ये 3 लेयर से मिलके बनती है। सबसे ऊपरी लेयर कौन-सी होती है? आउटर लेयर, फाइब्रस लेयर होती है। ये जितना भी यहाँ पे ये ब्लू हिस्सा दिख रहा है, ये फाइब्रस लेयर है। फिर इसके बाद में जो मिडिल में होती है, वो वेस्कुलर लेयर होती है। तो यहाँ पर जितना ये ऐसा मैरून टाइप का ये पोर्शन दिख रहा है, ये वेस्कुलर लेयर है। और सबसे अंदर होती है न्यूरल लेयर। तो ये जो इंटरनल येलोइश टाइप का दिख रहा है, ये न्यूरल लेयर है। इसी में सारी नर्व्स रहती हैं और इसी से ऑप्टिक नर्व भी बाहर निकलती है। तो इस तरह हम देखें कि इसमें जो फाइब्रस लेयर होती है, ये सबसे इसकी आउटर लेयर है और ये सपोर्टिंग लेयर है, कि ये पूरी आँख को सपोर्ट देती है। और इसमें जो व्हाइट पोर्शन होता है, उसको हमने क्या बोला है? स्कैलरा। और बीच के जो दोनों पोर्शन है, मतलब आइरिस और प्यूबिस, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉर्निया। तो अगर आँख के 2 पोर्शन हो गए, एक तो व्हाइट वाला हो गया, वो हो गया स्कैलरा, और दूसरा कॉर्निया।
तो जितनी भी हमारे आँख में व्हाइट पोर्शन दिखता है, इसमें पूरी आँख को जो घुमाने वाले मसल्स होते हैं, जो हमारे आईबॉल को मूव करते हैं, आँख को घुमाते हैं, वो मसल्स इसमें पूरे रहते हैं और इसका काम क्या रहता है कि इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है, उसको सिक्योर करना। और जो हमारा बीच का कॉर्निया पोर्शन होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है और ये लगभग जो हमारा कॉर्निया व्हाइट पोर्शन है उसका 1/6 पार्ट बनाता है और इस पोर्शन में कॉर्निया पोर्शन में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं और कॉर्निया का काम क्या होता है कि जो लाइट सामने से आ रही है उसको रेटिना तक पहुंचाना और इमेज बनाना। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे आउटर लेयर है उसका मेन काम है सिक्योरिटी का प्लस लाइट को रेटिना तक पहुंचाना। अब इसकी सेकंड लेयर कौन सी हो जाती है? मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर में ये सेंटर या बीच की लेयर है और पूरी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इसी मिडिल लेयर में पाई जाती हैं। और ये जो मिडिल लेयर होती है ये आइरिश भी होती, आइरिश को कहते हैं, इसको हम आइरिश भी कहते हैं। तो या इस मिडिल लेयर में आइरिश भी समावेशित होती है और इसमें कलर्स जो है इसके बहुत अलग-अलग होते हैं और थोड़ा-सा डार्क कलर होता है और इसका काम क्या रहता है कि ये लाइट को ले जाकर और रेटिना पर उसको जो प्रतिबिंब बनाती है और सबसे बड़ा इसका काम रहता है कि जो रेटिना पर बिंब बनने के लिए वहां पर एक डार्कनेस चाहिए। तो वो जो उस पूरे चैम्बर को लाइट प्रूफ करने का काम करती है, जिससे कि वहां पर अंधेरा रहे और प्रॉपर ढंग से वो जो बिंब है या वो जो इमेज है वो रेटिना पर बन सके। और ये जो होता है इसका कलर जो होता है ज्यादातर गहरा भूरा पाया जाता है, लेकिन ये कई जगह ब्लू, ग्रीन बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं और इससे रेटिना को ब्लड सप्लाई भी जाती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम ब्लड कैपिलरीज रहती हैं। अब इसके जो सबसे सामने वाला पार्ट होता है उसको आइरिश कहते हैं। यहाँ इस वाले पिक्चर में हमने आपको बताया था ये आइरिश और ये प्यूपिल। तो ये जो आइरिश होता है ये एक कलर्ड भाग होता है जो अभी हमने बताया कि या तो ये ब्राउन होता है या ब्लू होता है या ग्रीन, डिफरेंट कलर के ये हो सकते हैं। और इसके बीच में होता है प्यूपिल या जिसको हम आंख की पुतली भी कहते हैं और ये एक छोटा सा पोर्शन होता है और इसका जो साइज है वो जो इमेज की दूरी है, वस्तु की जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है उसके जो डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है और जो लाइट की तीव्रता है कि कितनी तेज गति से प्रकाश आ रहा है, उसके हिसाब से ये जो प्यूपिल है इसका साइज छोटा या बड़ा होता है। जब बहुत तेज रोशनी होती है, तो इसका साइज कम हो जाता है जिससे तीव्र प्रकाश अंदर जाकर डैमेज ना कर सके और जब लाइट कम होती है, तो इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये फैल जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। थर्ड लेयर इसकी होती है न्यूरल लेयर। तो न्यूरल जैसे कि नाम से ही हमको है समझ में आता है, इसको रेटिना भी कहते हैं और न्यूरल मतलब इसमें क्या रहेंगे? न्यूरॉन्स रहेंगे। तो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं आँख के वो सारे कहाँ पर होते हैं? इस थर्ड लेयर में, न्यूरल लेयर में होते हैं और अ, इसको न्यूरोरेटिना भी कहीं-कहीं कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि ये रेटिना पर ही किसी भी इमेज का किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। और रेटिना में एक मैक्सक्यूला ल्यूटिया रेटिना एक प्लेस होता है। उस प्लेस पर जो इमेज बनती है वो एकदम क्लियर बनती है, स्पष्ट इमेज जिसको हम कह सकते हैं, वो उस प्लेस पर बनती है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैविटीज हमारे आईज में कौन-कौन सी होती हैं या कैविटीज ऑफ द आई बॉल्स।
तो 3 तरह की कैविटी आई बॉल में पाई जाती हैं। एक तो सामने की तरफ जो होती है उसको एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। अब ये एंटीरियर चैम्बर कहाँ होगा? कॉर्निया और आइरिस के बीच में। आप देखिए सबसे पहले ये आपको दिख रहा है कॉर्निया, ये आइरिस। इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है ये एंटीरियर चैम्बर हो गया। फिर इसके बाद होता है पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये जो एक ऑब्लिक दिख रहा है ये लेंस है। लेंस और आइरिस के बीच में जो स्पेस है मतलब ये साइड में होता है, ये होते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो कि हमारे लेंस को लुब्रिकेट करता रहता है। और इसके बाद जो ये फ्लूइड होता है, इसी फ्लूइड से इस फ्लूइड में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड्स जिसको हम कहते हैं। तो इसके द्वारा ये लेंस को पोषण देता है। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट होता है और सबसे बड़ा चेंबर होता है, ये होता है विट्रियस चेंबर। ये पूरा बड़ा जो चेंबर होता है, ये विट्रियस चेंबर कहलाता है। और ये आई बॉल का लगभग 80% भाग होता है। और इसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप का फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और ये क्या करता है? ये हमारे जितने भी बाहर से दबाव आ रहे हैं, उनको सामंजस्य करता है, जिससे हमारे ऐसा ना हो कि आई बॉल ही बाहर आ जाए। तो हमारे आंखों पर जो दबाव पड़ते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। और ये लेंस और रेटिना दोनों के लिए न्यूट्रिशंस देता है और पोषण देता है। नेक्स्ट हम आते हैं लेंस। लेंस आपको जो ये एक अंडाकार पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा लेंस होता है। ये आइरिस के एकदम पीछे होता है। ये व्हाइट कॉर्निया, ये ब्लू आइरिश और इसके जस्ट पीछे ये लेंस। अब ये लेंस कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी बहुत अधिक होती है। और ये बायकॉन्वेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं और ये एक फ्लेक्सिबल कैप्सूल में बंद रहता है। और ये फ्लेक्सिबल कैप्सूल ही जो होते हैं, इसके फोकस करने में इसको हेल्प करते हैं। तो जब मान लीजिए वस्तु कोई बहुत दूर है, तो ये दूर अगर कोई वस्तु है तो ये लेंस क्या होगा? थोड़ा सा फैल कर चपटा हो जाएगा और फोकस करके उस दूर वाली ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना पर क्रिएट करेगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट पास है, तो ये थोड़ा-सा जो फैल के चपटा हुआ था वो वापस रिलैक्स्ड हो जाएगा और वापस शेप लेकर अपना और उस फोकस करेगा और जो पास आपका पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को रेटिना पर बनाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्कोमोडेशंस ऑफ आईज़। अब इसके अलावा आँख में और क्या-क्या स्ट्रक्चर होते हैं? तो सबसे पहले तो अभी जो हमने ऑर्बिटल कैविटी है, आई बॉल है, इसको अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा क्या होता है? आईब्रो होते हैं, आईलिड होते हैं, लैशेस होते हैं, कंजक्टिवा होता है, फिर टीयर ग्लैंड्स होते हैं और कुछ मसल्स होते हैं। तो आईब्रो को यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले ये आईब्रोज क्या होती है? आँख के ऊपर एक छोटे-छोटे बालों की संरचना होती है और इनका काम क्या होता है कि आँखों को सुरक्षा प्रदान करना। माथे से जो पसीना आता है, उसको आँखों तक आने से रोकना। अत्यधिक यदि धूप है, तो उस धूप की तेज किरणों को भी आँखों तक आने से रोकना। ये इनका आईब्रोज का काम है। और ये आईब्रोज का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो नाक की तरफ इसका जो पॉइंट होता है उसे हेड कहते हैं। और ये पूरा आर्च होता है, जहां पर मैक्सिमम हाइट होती है वो पीक आर्च होता है। और जो कान की तरफ का पोर्शन होता है वो टेल कहलाता है। तो इस तरह से ये आईब्रोज की रचना या स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद हम आते हैं आईलिड। तो आईलिड कौन-सी होती हैं? आईलिड मतलब पलकें। तो आईलिड हमारी आँख का मूवेबल पार्ट है, जो
ऊपर नीचे हम ब्लिंक कर सकते हैं या हिला सकते हैं। तो ये कैसे हैं? मूवेबल होती हैं, और इसमें जो अपर आईलिड होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है कंपैरेटिवली लोअर आईलिड के। लोअर आईलिड छोटी होती है, उसके मूवमेंट भी कम होते हैं, लेकिन अपर आईलिड जो होती है उसके मूवमेंट्स भी अधिक होते हैं, और वो लोअर आईलिड के कंपैरिज़न में काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। इसमें जो इसके ऊपर छोटे-छोटे बाल होते हैं, ये आईलैशेस जिनको हम कहते हैं। अब ये जो अ, लिड है, ये भी कई परतों से मिलके बनती हैं। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर स्किन लेयर होती है, जिसमें ये आईलैशेस होते हैं, और फिर इसके बाद में सेकंड इसकी होती है ऑर्बिक्यूलेरिस होती है, जिसमें मसल्स होती हैं और जिसके थ्रू से पलकें ब्लिंक करती हैं, ऊपर या नीचे होती हैं। फिर तीसरी होती है फाइब्रस कनेक्टिव। इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें मीबोमियन ये ग्लैंड्स आपको दिख रही है, ये एक ग्लैंड्स इसमें होती है, और ये क्या करती है कि एक लिक्विड को सीक्रेट करती है, थोड़ा ल्यूब्रियस होता है, जो हमारी दोनों पलकों को आपस में चिपकने से बचाता है। और सबसे अंदर एक पिंक मेम्ब्रेन होती है, जिसको कंजक्टाइवा कहा जाता है। तो इस तरह से ये 4 लेयर से मिलके बनती हैं, और इनका काम क्या रहता है कि कोई भी बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट है जो अ, आँख को डैमेज कर सकता है, उसे रोकना, धूल को रोकना, बहुत तेज लाइट हो गई तो उसको रोकना। और जब ये ब्लिंक करती हैं, तो इससे जो सिक्रेशंस होते हैं लिक्विड, वो हमारे जो पूरा व्हाइट हमारा आई बॉल है उसको ग्रीस रखता है, और उसको नम बनाए रखता है, जिससे कि वो अ, सिकुड़े ना या चिपके ना। फिर जब हम सोते हैं, तब हमारी आईलिड बंद होके पूरे आई बॉल को रिलैक्स करती हैं। इससे जो सोते समय वाष्पीकरण लगातार होता रहता है, उसको रोकते हैं। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसमें आईलिड ही मैक्सिमम काम करती हैं कि अगर कोई चीज़ हमारी आँख के पास आ रही है, तो हमारी पलकें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से आप देखें कि आईलिड्स के बहुत सारे काम हैं। अब इसमें जो आईलैशेस होते हैं, मतलब अपर और लोअर लिड पर जो छोटे-छोटे बाल होते हैं, उनको हम आईलैशेस कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि कोई भी बाहर जैसे डस्ट पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल है, उनको ये आँखों के अंदर जाने से रोकती हैं। क्योंकि आईलिड तो बंद हो जाती हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक एक स्लिट होती है, एक लाइन होती है। तो जब बंद होती हैं, तो ये हेयर्स होते हैं, ये भी आपस में ऐसे मिल जाते हैं। तो ये एक तरह से छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जिसको क्रॉस करके डस्ट पार्टिकल या कोई छोटी चीज़ें हमारी आँखों में नहीं जा सकती हैं। और लगभग ये जो पलकें होती हैं, ये लगातार झपकती रहती हैं, और इनके जो आईलैशेस के बाल होते हैं, ये लगभग 3 से 5 माह में गिर जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं। तो ये लगातार चेंज होते रहते हैं, नए आते रहते हैं, और ये जो बाल जहाँ से निकलते हैं उनको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। तो यही अगर हेयर फॉलिकल इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, और जिसको हम कई बार बोलते हैं ना कि गुहेरी हो गई। तो वो एक्चुअल क्या है कि जो आईलैशेस के हेयर फॉलिकल हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाना। इसके बाद हम आते हैं कंजक्टाइवा। अब ये जो कंजक्टाइवा है, ये एक बहुत थिन और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है। और ये क्या काम करती है कि पलकों के अंदर के भाग को ये एक लेयर बना देती है और उसको कवर कर देती है। और इसके साथ-साथ ये जो आई बॉल है, उसके ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को भी कवर करती है। तो जहाँ पर हमारा ट्रांसपेरेंट कार्निया आकर खत्म होता है, वहाँ पर वहाँ से कवर करने के लिए ये कंजक्टाइवा शुरू हो जाता है। तो जो ऊपरी हिस्से को कवर करता है, ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा व्हाइट ये कॉर्निया खत्म हुआ, तो यहाँ से ये
कंजक्टाइवा शुरू हो गया। तो इन दोनों के बीच एक ये पतली लेयर बनाता है। तो ये जो आपको पिंक दिख रही है ना, एक व्हाइट के ऊपर पिंक लेयर दिख रही है नीचे वाली, ये कंजक्टाइवा है। तो जो ऊपर वाला कंजक्टिवा टाइवा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, और जो नीचे का होता है उसको बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कंजक्टाइवा होते हैं। और जैसे हम आई ड्रॉप डालते हैं तो ये पलकें जब झपकती हैं तो ये उस आई ड्रॉप को कहाँ तक ले जाती हैं, इन्हीं कंजक्टिवाइटा तक ले जाती हैं। और ज्यादातर आई ड्रॉप लोअर जो होता है, मतलब बर्बल कंजक्टिवाइवा होता है, वहां पर डाला जाता है। तो इस तरह से ये कंजक्टिवाइवा काम करता है। अब अगर इस पिक्चर में देखें तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि ये स्कैलरा व्हाइट पोर्शन है। ये व्हाइट पोर्शन जहां खत्म हो रहा है, ये उसके आगे से जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो कंजक्टाइवा। अब इसके बाद हम आते हैं टीयर ग्लैंड पर, जिसको लैक्राइमल लैक्राइमल ग्लैंड्स भी कहते हैं या लैक्राइमल एपरेटस भी कहते हैं। तो ये जो लैक्राइमल एपरेटस होता है ये किस किस से बनता है, एक तो लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल डक्ट और नेजो लैक्रिमल डक्ट, मतलब चार चीजों से ये मिलके बनता है। जिसमें सबसे पहले तो ये ग्लैंड हो गई, ग्लैंड के बाद होता है सैक, तो ये लैक्रोमल सैक हो गया यहाँ पर। इससे बनता है लैक्रोमल डक्ट, इसके सैक के नीचे ही ये डक्ट होता है, और यहाँ से फिर नेजो लैक्रिमल डक्ट, ये इसके नीचे नेजो लैक्रिमाइल डक्ट होती है। तो ये पूरा जो लैक्रिमाइल एपरेटस होता है, इसका मैकेनिज्म होता है आंसू को बनाने में और उन्हें आंख से बाहर तक लाने में। तो जो ये लैक्रिमाइल ग्लैंड होती है ये आंख की ऊपरी पलक पलक पर होती है, किस साइड, लेटरल साइड। लेटरल साइड मतलब कान के साइड। अब इससे भी एक सीक्रेशन होता रहता है, जिसका अगर नॉर्मल सीक्रेशन हो रहा है तो ये क्या करता है कि ये हमारे इस कॉर्निया जो पोर्शन होता है पूरा, इसको मॉइस्चराइज करता है या मॉइस्चर रखता है। और ये जो टीयर्स का निर्माण जो होता है ये इसी लैक्रिमल ग्लैंड से होता है, और यहाँ से ये जो पलकों से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो टीयर्स हैं ये बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसका पाथवे क्या होता है। तो ये जो आंसू हैं, ये क्या होता है कि जब हम अपनी आँख को 2 से 10 सेकंड में मतलब पलक ब्लिंक करते रहते हैं, पलक झपकते रहते हैं। तब क्या होता है कि ये जो लैक्रिमाइल ग्लैंड्स होती है, ये एक सॉल्यूशन को सीक्रेट करती है जिसको हम आंसू कहते हैं। और इसमें क्या-क्या होता है, पानी होता है, कुछ लवण होते हैं, म्यूसिन होता है और एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है। ये 4 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। और इनके फंक्शन क्या-क्या होते हैं, इसका पाथवे क्या होता है कि ये ग्लैंड में बनता है, फिर डक्ट में आता है, यहाँ से कैनाल में, और यहाँ से नेज़ो लैक्राइमल डक्ट में आता है, और वहाँ से नेज़ल कैविटी में आता है, और नेज़ल कैविटी से बाहर आ जाता है। अब इसके फंक्शन क्या-क्या होते हैं, ये इसका कंपोज़िशन आपको बताया कि क्या-क्या कंपोज़िशन होता है। अब इसके टीयर्स के फंक्शन क्या-क्या होते हैं? सबसे पहला तो ये आँखों को चिकना, नम बनाता है, जिससे जब हम आई ब्लिंक करते हैं, तो उनके अंदर फ्रिक्शन ना हो किसी तरह का, और हमारी कोई भी मेम्ब्रेन डैमेज ना हो, क्योंकि यदि फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड क्या करता है कि यदि कुछ मान लीजिए डस्ट पार्टिकल या कोई चीज़ आँख में चली गई है, तो टीयर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो चीज़ बाहर आ जाती है और उसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, वो इससे रिकवर हो जाते हैं। फिर इसमें जो लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है कि ये चूँकि एक जीवाणुनाशक है, तो ये जो भी
पार्टिकल या जो भी जीवाणु हमारी आंख में चले गए, सपोज कोई कीड़ा गया, कीड़े ने कुछ वहां जीवाणु छोड़े, तो उन सबको नष्ट कर देता है। फिर ये क्या करता है कि कार्निया और लेंस को पानी और न्यूट्रिएंट्स देता है और पूरे आई बॉल को क्लियर बनाए रखता है, मॉइस्चर बनाए रखता है और स्मूथ बनाए रखता है। तो ये सारे काम जो है हमारे आंसू के होते हैं। इसके बाद हम आते हैं आई मसल्स पर। तो आई बॉल में जो मेन 6 टाइप्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 4 जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और 2 ऑब्लिक होते हैं। तो जो स्ट्रेट होते हैं ये रेक्टस मसल होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? मीडियल रेक्टस, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं कि सुपीरियर रेक्टल है तो इंफीरियर रेक्टल होगा, मीडियल है तो लैटरल होगा। तो ये 4 रेक्टल मसल्स हो गए जो स्ट्रेट रहते हैं। और ऑब्लिक जो मसल्स होते हैं 2, एक तो ये है और एक ये है। ये कौन कौन से होते हैं? एक सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स और एक इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। तो ये 6 मसल्स जो हैं, ये इनके द्वारा ही हमारे आई बॉल का मूवमेंट संभव होता है और ये आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं कि अगर ये एक दूसरे का सहयोग ना करें तो हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर अपने आप को फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मसल्स ही होते हैं कि इनके कोऑर्डिनेशन से हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपने आप को फोकस करते हैं और हमारी वो दोनों आंखों से वो एक ही वस्तु दिखती है। तो हमारी दोनों आंखें क्या होती हैं? हमेशा एक दूसरे के सहयोग से काम करती हैं। लेकिन जब कभी इन 6 मसल्स में से कोई भी मसल्स वीक हो जाती है, चाहे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो या उसकी स्ट्रेंथ हो, तो क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है और कई बार हमको एक ही वस्तु रहते हुए भी 2 वस्तु दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये जो मसल्स होती हैं, इनका फ्लेक्सिबल होना और इनका कोऑर्डिनेट वे में काम करना ही हमारे सही ढंग से आंखों को देखने में सक्षम कर पाता है। अब इसके बाद हम नर्वस सिस्टम देखेंगे आंख का। तो जो नर्वस सिस्टम होता है तो इसमें कौन सी नर्व काम करती है? ऑप्टिकल नर्व करती है। और ये ऑप्टिकल नर्व कैसे होती है? लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। और ये सबसे पहले रेटिना में कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, वहां से ये कलेक्ट होके इसके आईबॉल के जाती है और ये इसमें आपको दिख रही हैं 2 नर्व्स मिलती हैं, एक ब्लू दिख रही है और एक रेड। इसमें भी एक ब्लू एक रेड। तो ये एक सेंसरी है एक मोटर है। तो ये जो नर्व्स हैं ये ऑप्टिकल नर्व सबसे पहले रेटिना से निकलती हैं और इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये जब आपस में जुड़ती हैं तो जिस स्थान पर ये आपस में जुड़ती हैं, जो जंक्शन प्लेस होता है उसको कहते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। और यहाँ से ये ऑप्टिक ट्रैक से होती हुई फिर ये लेफ्ट और राइट साइड जाती हैं और ऑप्टिक ट्रैक के आधे जो फिलामेंट्स होते हैं वो एक साइड जाते हैं, आधे दूसरे साइड। लेकिन ये इसको जब ये दोनों में फिर से डिवाइड होते हैं ऑप्टिक चियामा के बाद, तब हम इसको कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक। और ऑप्टिक ट्रैक कहाँ जाता है? ऑक्सीपिटल लोब में जाता है और जहां पर वो जो इमेज होता है उसका विश्लेषण होता है और वहां से ब्रेन उसको बताता है कि वो इमेज क्या है, कैसा है, किस तरह का है। तो इस तरह से ये हमारे आंख में का नर्वस सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम देखते हैं या मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो जो लाइट होती है वो एक रेडिएंट एनर्जी होती है और वायु में या एयर में इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है। और जब भी ये एक डेंसिटी से किसी दूसरी डेंसिटी में जाती हैं तो इनकी जो ये स्पीड होती है, इनकी जो वैसे ये पैरेलल चलती हैं बट जब ये अपनी डेंसिटी चेंज करती हैं
तो प्रायः ये बेंड हो जाती हैं। तो जो बेंड होती हैं इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और ये रिफ्रैक्शन आगे जाकर बेंड, जैसे ये यहाँ से पैरेलल आ रही हैं, आपको दिख रहा है ये लाइट, लेकिन ये जैसे यहाँ पर इसने ये डेंसिटी चेंज हुई तो ये बेंड हो गई, और बेंड होने के कारण ये दोनों एक पॉइंट पर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, और इस जहां पर ये फोकस होती हैं वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट सामने रखा है उसकी इमेज बन जाती है। तो ये हमारी आंख पूरी एक कैमरा की तरह काम करती है। तो यदि हम इसको कैमरा से कंपेयर करें तो कैसे होगा कि जो आई बॉल है वो पूरा एक कैमरा है, ठीक है। इसमें जो हमारी आई लिड है वो क्या हो गई, जो कैमरे में शटर होता है जिसको हम लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बंद कर देते हैं या खोल देते हैं। अब जो लाइट अंदर जाती है वो विंडो, कॉर्निया हो गई। आइरिस वो पार्ट हो गया जो कैमरे के अंदर लाइट की मात्रा को, क्वांटिटी को नियंत्रित करता है कि कितनी तीव्रता के साथ लाइट को अंदर जाना है या नहीं जाना है। अब जो कैमरे का लेंस होता है वो जैसे किरणों को फोकस करता है एक जगह, वैसे ही हमारा लेंस हो गया, आंख का जो लेंस होता है। और जो पीछे रेटिना जो होता है जहां पर इमेज बनती है वो कैसे हो गया, फोटो सेंसिटिव प्लेट, जो कैमरे में रील जिसको हम कह सकते हैं, यदि आप पुराने जमाने का कैमरा एक विजुअलाइज करें तो वो रील का काम ये रेटिना करता है। तो जो भी कैमरे के सामने जो भी वस्तु आती है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है उस रील में या उस फोटो सेंसिटिव प्लेट में, ठीक है। ऐसे ही हमारी रेटिना पर जब कोई भी लाइट पड़ती है और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। और उसको फिर चेंज कहाँ होती है, वो वैसी ही वो इमेज ब्रेन में जाती है, उसके विजुअल एरिया में पहुंचती है, ऑक्सीपिटल लोब में, और मस्तिष्क को, ब्रेन को एक अनुभव होता है देखने का, और फिर वो जो रेटिना से उल्टा या अपोजिट इमेज आया है उसको सीधा करके और उसको एनालिसिस करने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये ब्रेन किस तरह से, आंख किस तरह से काम करती है कि पहले कोई लाइट पड़ी जो रेटिना पर इमेज बनी और फिर वापस वो जाके ब्रेन तक पहुंची, और फिर ब्रेन ने उसको इंटरप्रिटेट किया कि वो किस तरह की इमेज है और क्या उसके मायने हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो ब्रेन से इंटरप्रिटेट होती हैं। इस तरह से ये पूरा जो हमारा आईज है, देखने का मैकेनिज्म है, ये सारा कंप्लीट होता है।